किस आधार पर हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं? अच्छा, देखा जाए, लगभग अनुमान लगाया जाए तो जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,742 किलोमीटर। मीटर में नहीं, किलोमीटर में। और जब पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा? अगर कोर तक पहुंचना है तो 6,371, यही ना बोलेंगे? पृथ्वी का त्रिज्या 6,371 किलोमीटर। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि सर 6,371 किलोमीटर गहराई में जाना है, तब ना हम कोर में पहुंचेंगे। इसको कोर बोलते हैं, जो नीचे दिखाई दे रहा है अंदर फिगर में। तो पृथ्वी के कोर तक आने में हमको 6,371 किलोमीटर आना है, जो संभव नहीं है। नॉर्मली हम लोग पानी वानी के लिए पाइपिंग करते हैं तो कितना फीट? 200 फीट, 300 फीट, हार्डली, है ना? ऐसा तो कहीं कहीं पानी 17 फीट 72 फीट पर निकल जाता है। वो फीटे में है, किसमें है? फीट में है। और ये किसमें है? किलोमीटर में है। ध्यान देना, 6,371 किलोमीटर, ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है। अब उतना गहराई तक जाना संभव था नहीं, तो हुआ क्या कि देखिए, अब इसका अध्ययन किया गया। कैसे? तो भूकंप का, ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी होता है ना, तो भूकंप और ज्वालामुखी का जो अध्ययन किया गया उसमें भी आपका 60 किलोमीटर तक का ही अनुमान लगाया गया। जो भूकंप घटता है ना वो 60 किलोमीटर तक का ही, उससे जानकारी हमको प्राप्त हुआ कि इधर में लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये मेटल इसमें होता है मिला हुआ, ये सब कहानी। ठीक है। उसी के उस ज्वालामुखी जो निकला उससे, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर में पूरा लिक्विड है और इसको पूरे 3 भागों में बांटकर समझाया गया। बात समझें? जैसे देखिए, तापमान, दबाव, घनत्व और क्या है? तरंग के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि उतना नीचे जा पाना संभव नहीं है, नहीं ना। और जब भूकंप होता है और जो आता है ज्वालामुखी, उससे लगभग कितना किलोमीटर जानकारी मिलता है? 60 किलोमीटर तक का। ठीक है। अब है कितना किलोमीटर? 6,371 किलोमीटर, मतलब कि लगभग 63 किलोमीटर। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? त्रिज्या हम बात कर रहे हैं। ध्रुवीय व्यास है आपका 12,742 किलोमीटर में है। आप देखिए ना, सर्च कीजिए। ठीक है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर। ठीक है। अरे भैया मोरे, वो ध्रुवीय व्यास आप समझ रहे हैं, इसे उसका ऊपर नीचे चपटाना है, एवरेज निकालिएगा उसका ना, तो फिर अरे भाई मोरे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर आप मत जाइए, इसका औसत निकाला गया, क्योंकि भारत, पृथ्वी पूरा पूरा गोल थोड़ी है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है ना। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अलग अलग हुआ, कहीं पर 12,714 और 12,756 होगा लिखा हुआ। ठीक है। अब उसी का औसत निकाला गया तो कितना आया? 12,742 किलोमीटर औसत, क्योंकि उसी का लेके चलेंगे पूरा गोल। पूरा गोल तो है नहीं, ये तो हम लोग माने हैं ना कि पूरा गोल है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालिएगा आप त्रिज्या तो कितना आएगा? 6,371 किलोमीटर, वो त्रिज्या आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है। और ये जो निकलता है ज्वालामुखी, भूकंप, इससे जानकारी कितना कितना क्या मिलेगा? 60 किलोमीटर तक का। कितना? 60 किलोमीटर। तो उसी का अध्ययन किया गया, और अध्ययन में क्या क्या यूज किया गया? उसका तापमान, दबाव, घनत्व और तरंग, उसके आधार पर ही पृथ्वी के अध्ययन करने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि उसके अध्ययन करने के लिए 2 स्रोत लाया गया। एक आया गया प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा आया अप्रत्यक्ष स्रोत, कि पृथ्वी का बाकी आखिर आंतरिक संरचना जो है वो कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या बहुलता है। ठीक है। ठोस में है कि द्रव में है कि अंदर में चट्टान है,
इसका जानकारी लाया गया किसके आधार पर? तापमान, दबाव, घनत्व और तरंग के आधार पर। तो उसका दो भाग बनाया गया स्रोत के आधार पर। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत में आपका आता है ज्वालामुखी और भूकंप, जो दिखता है हम लोग को, है ना, ज्वालामुखी भी दिखेगा और भूकंप भी। अप्रत्यक्ष में आता है तापमान, घनत्व और दबाव। अभी पूरे आधार पर पूरे पृथ्वी को 3 भागों में उसके बांटा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सियाल, अति क्रस्ट, मेटल और कोर। याद किए? क्रस्ट, मेटल और कोर। उसमें किस चीज की बहुलता है? तो सियाल, सीमा, नीफे आप लोग पढ़े होंगे, तो पूरा आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट क्या लिखा गया देखिए कि प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि होता है, ठीक है। अब इस कैसे जानकारी लिया गया? कोई अंदर तो गया नहीं, ऐसा तो नहीं ना है कि कोई अंदर एकदम जमीन खोद के जा रहा है, अंदर देख रहा है कि हाँ तापमान फील बढ़ रहा है, उसको अनुभव हो रहा है कि चलो तापमान बढ़ गया। नहीं, वो जो ज्वालामुखी निकला ना, तो ज्वालामुखी का अध्ययन किया गया और उससे वो प्राप्त किया गया कि प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे हम, 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो मेरा तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। उससे लोग अनुमान लगाया कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है ना, वो किसके फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में, तब द्रव अवस्था में है। बात समझे? इतना वहां पर तापमान, वहां पर दाब इतना ज्यादा है कि वो किसके फॉर्म में आ गया है? लिक्विड के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। देखिए ये आपका पृथ्वी है, इसका यही भाग यहाँ पर उठा के यहाँ रखा गया है, जिसमें दिख रहा होगा ये हो गया आपका आंतरिक कोर, ये हो गया बाह्य कोर, ये हो गया मेटल और ये हो गया भूपर्पट। इसी को बोलते हैं ना क्रस्ट मेटल कोर। क्रस्ट मेटल कोर, क्रस्ट का हिंदी भूपर्पटी, कोर का हो गया आपका, मेटल का हो गया आपका, मेटल ही बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। आप कोर हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रूड बोलते हैं। बाह्य क्रूड और आंतरिक क्रूड, समझना है। अब इसी में देखिए एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बीच में कुछ लिखा है, सियाल है, सीमा है और नीफ है। अब ये सियाल, सीमा, नीफ है क्या होता है? उस चीज की बहुलता वहां पे। सियाल मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निकेल और फेरस, लोहा जिसको बोलते हैं, है ना। ये सब की बहुलता यहाँ पर ज्यादा है और उसी से वो बना है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को याद भी करना है और हम क्लासरूम में याद करवा भी देंगे आप लोग, बस खाली हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा तब। तो 3 भाग बांटा गया, क्या क्या बोला गया? भूपर्पटी, मेटल और कोर। इंग्लिश में क्रस्ट मेटल कोर, है ना। भूपर्पटी, मेटल और क्रोड, इंग्लिश में क्रस्ट, मेटल और कोर, ठीक है। अब समझिएगा अच्छे से। अब ये पूरे पार्ट को समझना है इस तरीके से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया, भूपर्पटी, मेटल, क्रोड, इंग्लिश में क्रस्ट, मेटल और कोर बोला गया, ठीक है। अब इसमें समझना क्या क्या भूपर्पटी के बारे में, कि भूपर्पटी क्या है। तो यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, दिखाई तो दे रहा है ना, ये सबसे ऊपरी परत को ही क्या बोलते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और ये भूपर्पटी का जो मोटाई है ना, वो एक समान नहीं है, बात समझना है। ये जो भूपर्पटी हमको दिख रहा है ऊपर में लाल रंग का, इसकी जो मोटाई है वो एक समान नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पर समुद्र है तो वहाँ पर भूपर्पटी की मोटाई कम गया, जहाँ पर पहाड़ है ना, वहाँ पर भूपर्पटी की मोटाई ज़्यादा हो गया। तो इसका एवरेज निकाला गया, ठीक है, कि एवरेज कितना आएगा। उसमें देखा गया क्या है कि जहाँ पर पर्वत ये पहाड़ है वहाँ पर आपका लगभग कितना किलोमीटर का, सॉरी महासागर में कितना है? 5 किलोमीटर का है। और जहाँ पर महाद्वीप है वहाँ कितना जाएगा? 30 किलोमीटर। एक समान तो है नहीं, क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि महासागर तो गहरा होगा, है ना। गहराई हो गया मतलब गड्ढा हो गया, तो गड्ढा में मोटाई उसका कम जाएगा। कितना किलोमीटर? 5। और जहाँ पर भूभाग है या महाद्वीप है वहाँ पर कितना मोटा हो गया? वो 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इसका औसत निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा? 17.5, यही ना निकल के आएगा औसत मोटाई। तो 30 और 5, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 17.5 किलोमीटर औसत आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है। अब भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए क्या बोलते हैं? सियाल, SiAl। SI हो गया सिलिका का
और Al क्या हो गया, एल्युमिनियम का। और बात करें इसका घनत्व का, किसका घनत्व कहाँ है, कितना है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व क्यू में होता है ना, तो इसका घनत्व कितना, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब भूपर्पट्टी के भाग को बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, सवाल पूछता है कि लिथोस्फीयर किसको कहते हैं। देखिए, एक आप लोग पढ़े होंगे कि वातावरण का, पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जिसको मंडल मंडल बोलते हैं, है ना, उसमें भी स्फीयर था, नीचे भी आ रहा है स्फीयर, तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर। क्या बोला गया, लिथोस्फीयर। भूपर्पट्टी में किसकी बहुलता है या किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भूपर्पट्टी का जो है मोटाई वो एक समान है नहीं, जहां पर महासागर है वहां पर 5 किलोमीटर है, जहां पर महाद्वीप है वहां 30 किलोमीटर है। बहुलता है सिलिकॉन का और एल्युमिनियम का। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल, SIAL। इंग्लिश में याद करना आसान है क्योंकि उसी में नाम छुपा हुआ है ना, SIAL लिखिएगा तो इसी में छुपा हुआ है उसका नाम। SI से हो गया सिलिका, A से हो गया एल्युमिनियम, सियाल यही पड़ गए। ठीक है, इसका औसत घनत्व कितना है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए भूपर्पट्टी पढ़ लिए। भूपर्पट्टी के बाद क्या आएगा, मेंटल आएगा। ठीक है, क्या आया, मेंटल। मेंटल जो क्रस्ट के नीचे है, मतलब भूपर्पट्टी के जो नीचे आएगा उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि इसका एक और नाम है। जैसे इसका नाम क्रस्ट है तो क्रस्ट का हिंदी क्या हो गया, भूपर्पट्टी। इसका देखिए नाम भी मेंटल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आयतन कितना, 83% है, और द्रव्यमान कितना परसेंट है, 67%। मतलब पूरा पृथ्वी के आयतन की बात किया जाए तो आयतन में मेंटल का भाग 83% है और द्रव्यमान कितना परसेंट है, 67% है। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, तो देखिए सीमा लिखा हुआ है ना, सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम, इसी को क्या बोला गया, सीमा बोला गया। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आता है। ठीक है, ये जो परत हमको दिख रहा है सीमा या मेंटल, नीचे तो अभी आया नहीं है, मेंटल में ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है और इसी परत से क्या निकल के आ रहा है, लावा, गैस और राख, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ निकलता है लावा, गैस और राख निकलते रहता है। ठीक है, और मेंटल कितना किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर मोटा है। कितना, 2900 किलोमीटर। और यह मिलनी क्या है, बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना हुआ है। कौन सा चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। इसका औसत घनत्व देखा जाए तो 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके भाग को क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर। क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर। अच्छा, क्रस्ट को क्या बोला गया था, लिथोस्फीयर। क्रस्ट को बोला गया लिथोस्फीयर, ये हो गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये हो जाएगा आपका पायरोस्फीयर। इसी पायरोस्फीयर को हम लोग व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, ध्यान देना है, व्हाइट ऑफ द अर्थ। सवाल पूछेगा कि पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया, तो ऑप्शन वहां पर ये मेंटल नहीं देगा, वहां पर देगा ये पायरोस्फीयर देगा। ध्यान देना है ना, सवाल ऐसे घुमा फिरा के पूछता है कि पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया, तो वहां पर सियाल सीमा, मेटल सियाल सीमा निफे नहीं देगा, वहां पर लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर ये सब दे ले रहेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, पायरोस्फीयर। इसका घनत्व कितना है, 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पायरोस्फीयर का मोटाई कितना, 2900 किलोमीटर। ये किस चट्टान से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। और इसी के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या निकलता है, यहीं से लावा, मैग्मा और गैस निकलते रहता है। ठीक है, और राख भी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये किसका बना होता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा, सीमा याद रखना है, सियाल पढ़ ली है, सीमा पढ़ ली है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर।
मेटल को क्या बोला गया, और क्रस्ट को लिथोस्फीयर। क्रस्ट का घनत्व कितना था भूपर पट्टी का, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डाटा तो याद रखते हैं ना हम लोग, मेन एग्जाम में कंफ्यूज करेगा है सब, जो उसका यूनिट दिया जाता है, कहीं कहीं पर ग्राम सेंटीमीटर में दिया रहेगा, कहीं कहीं ग्राम मीटर में दिया रहेगा, है ना, वही कंफ्यूज करेगा। डाटा तो वो लोग याद रखते हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा। ग्राम सेंटीमीटर जहाँ दे देगा क्या, मीटर में स्क्वायर कर देगा, है ना, या कुछ ऐसे ही जोड़ देगा सेंटीमीटर को, तो वहाँ पर विशेष ध्यान। छोटा छोटा गलती ज़्यादा होता है। हम लोग जो एग्जाम देते हैं ना तो हमें बड़ा गलती नहीं करते हैं, छोट छोट गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा गलती तो हमने कहवे नहीं करते करे जैसे क्वेश्चन टफ है तो अवे नहीं करेगा, उसको तो बनावे नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन इजी है उसको बनाएंगे, इजी अगर एकदम इजी आ गया तो अकबकी में गलती मार देते हैं। यही होता है। आप लोग अगर सेट लगाते होंगे यहाँ पे तो देखते होंगे कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा आसान रहेगा ना उसमें गलती होने का चांस ज्यादा, वही गलती होगा, और फिर अफसोस लगता है, अरे यार पता था कि बी और सी में से कोई एक होगा, हम सी मारे थे, आंसर बी था। ऐसा होता है ना, यही सब गलती एग्जाम में नेगेटिव गिराता है और कुछ नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन टफ है उसको तो छोड़ ही देंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो उसमें टच ही नहीं करेंगे। जो आते रहेगा कंफ्यूजन रहेगा ना उसी में गलती मारते हैं ज्यादातर। अगर 10 गलती है तो उसमें से 8 गलती आपका वैसा ही रहेगा जो आपको आ रहा था, कंफ्यूजन था कि बी होगा कि सी होगा। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए देखिए आता है दवाई मार्केट पर चूहा मरे वाला कैसे के पढ़िएगा तो क्लियर होगा, कैसे कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए तो क्लियर हो गया। अब कैसे क्लियर करें सर, जितना लगा, देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जितना सेट लगाइए, कहीं सेट लगाइए तो आपका सब रिकॉल ना होगा। ऐसे तो हम पढ़ा रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से एकदम ब्लैक बोर्ड ऐसा साफ हो जा रहा है, हो रहा होगा नो डाउट, सबका होता है, सबके साथ होता है। कोई ऐसा विद्वान नहीं है, कोई विवेकानंद नहीं है कि एक बार पढ़े सब माइंड में स्टोर कर लिए, वो एक ही वही थे एंटिक पीस, वो एक बार जो पढ़ लिए दिमाग में स्टोर हो गया, बात खत्म। चाहे वो आज पूछिए चाहे 10 साल के बाद पूछिए, उनको याद रहेगा। विवेकानंद तो कोई है नहीं ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप पीछे से भूलते जाते हैं, तो पीछे से भूलने वाला कैसे रिकॉल करेंगे, तो सेट लगाइए, जो जहां पर जो सुविधा मिल जाए, जिस चीज का सेट हाथ में लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन होता है, चाहे आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपका तो रिकॉल तो होते रहेगा ना, रिवीजन होते रहेगा। उसी बहाने आप सेट के बहाने कम से कम पढ़िएगा डेली 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देखिएगा तो आपके सामने। ऐसे कौन घर पे जाकर आज पढ़ता है, नहीं पढ़ता होगा कोई घर पे। कोई किसी को पढ़ने का मन करता है, पढ़ाई का मतलब कहानी कुछ अलग है, पता नहीं कौन बना दिया था, अपने दिल से किसी को इच्छा नहीं करके हम पढ़े, है ना, मन करता है कभी फोन चलाएं, फिल्म देखे, घूमे, ऐश मौज करें, कहानी खत्म। हाँ, पढ़ाई छोड़ के सब काम करे मन लगता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब एक बार जॉब हो गया तो फिर पढ़ाई खत्म, है ना, फिर इसको कोई पूछता भी नहीं है पर जॉब हो जाने के बाद। जैसे अभी इनका सिलेक्शन हो गया हाँ बिहार पुलिस में, वो किताब खोलते होंगे कभी नहीं, अपना सुबह सुबह उठे ड्यूटी किए, रात में अपना मोबाइल चलाएं, सोते फिर सुबह से उठे ड्यूटी किए, बस कहानी खत्म। बस उनका टेंशन अब क्या रहेगा, ड्यूटी करना है, किताब को छूना नहीं है। और कोई पढ़ाई के बाद कहते खिसियाएंगे, भाग जिंदगी में पढ़ते रहे, तो रिकॉल करते रहेगा। तब सेट लगाइए, हम तो सबको बोलते हैं जो भी सेट मिले, अगर आप ऑनलाइन ले चुके हैं, फोन उनमें आता है ना बहुत सारा, ग्रेडअप आ गया है, टेक्स्ट बुक आ गया है, अलग अलग तरह का साइट है, अगर उसका सब्सक्रिप्शन लिए हो तो उस पर भी लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन लाइए, ऑनलाइन भी मारिए, क्योंकि ऑनलाइन भी ज़्यादा फायदा ये है कि आपको टाइम लिमिट देगा, और ऑफलाइन में क्या है कि आपके पास अपना मनमौजी करते हैं। टाइम है 1 घंटा का तो 1.25 घंटा ले लेंगे, सर बहुत टफ था कुछ और दीजिए समय। लेकिन ऑनलाइन में नहीं ना होगा, वो तो ऑटोमेटिक अपना शट डाउन कर लेगा, क्लोज कर देगा कहानी। चलिए खैर, भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर। अब एक बच गया है कोर। भूपर्पट्टी में किसकी बहुलता है, किसका बना हुआ है, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। आइए अब क्रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी या सबसे केंद्रीय भाग बोल सकते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ, निकेल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, निकेल और फेरस।
NiFe हुआ ना, निकेल और लोहा। इसका जो घनत्व है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको बोला गया बेरियस्फीयर। क्या बोला गया? बेरियस्फीयर। अब पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग यही है। कौन सा? बेरियस्फीयर, मतलब कि क्रोड। ठीक है, तो एक बार मारिए रिकॉल। भूपर्पट्टी, सियाल, सिलिकॉन और कौन सा स्फीयर बोला गया? लिथोस्फीयर। फिर आता है सीमा, मेटल, सीमा, सिलिकॉन और कौन सा स्फीयर? बायरोस्फीयर। फिर आया आपका क्रूड, है ना, निफे, निकेल और लोहा, कौन सा स्फीयर? बेरियस्फीयर। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछते हैं वो कि बताइए कि पृथ्वी का कुल आयतन का कितना % था मेटल? कितना % आयतन का? कितना %? 83 था कि 87 था? 67 था। अच्छा, मेटल का पूछ रहे हैं। 83% सर। आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67%। अच्छा, आयतन का 83% आपका हो गया मेटल, और आयतन का 16% हो गया आपका कौन? क्रूड। तो 83 और 16 कितना? 99%। मतलब कि 1% आपका भूपर्पट्टी है। यही ना बोलिएगा? पूरा आयतन का अगर 83% मेटल है और 16% आपका हो गया है क्रूड, तो 1% ना बच गया। 83 और 16 तो 99 हो गया, तो 1% क्या बच गया आपका? भूपर्पट्टी बच गया। ठीक है, भूपर्पट्टी को कौन सा स्फीयर? लिथो। और मेटल को बायरोस्फीयर, क्रूड को बेरियस्फीयर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा तो कुछ यहाँ पर 3 हम अलग अलग कलर दे दिए हैं, जिससे आप पहचान पाए कि ये सिल्का है, सियाल है, सीमा है और नीफे हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि अलग अलग भूवैज्ञानिक जो थे, है ना, उन्होंने एक सीमा का निर्धारण किया। समझिएगा, ठीक है। और जिस भूवैज्ञानिक ने जिस सीमा का निर्धारण किया, उनके नाम से उस सीमा का नाम पड़ गया। जिस अगर बात करेंगे हम कि बोलेगा कि सिलिकॉन मतलब भूपर्पट्टी और मेटल, तो भूपर्पट्टी और मेटल के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनाया गया, है ना, जो इन दोनों को अलग करेगा, है ना। तो इसका एक अलग नाम पड़ गया, जो इसको बनाए उनके नाम से इस रेखा का नाम पड़ गया। फिर वैसे ही मेटल और क्रोड के बीच में भी एक काल्पनिक रेखा बनाया गया, और जो भूवैज्ञानिक इसका निर्धारण किए उनके नाम से उस रेखा का नाम पड़ गया। इतना तो ही नहीं, उसके अलावा और क्या किए हैं लोग कि जो सियाल था इसको भी 2 भाग में बांट दिए, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। मेटल है, मेटल को भी 2 भाग में बांट दिए, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। कोर को भी 2 भाग में बांट दिए, ऊपरी कोर और निचली कोर। तो इसको भी जो निर्धारित किए हैं उनका भी अलग। तो कुल मिलाकर हमको 5 लाइन अभी याद करना है। ये लाइन जो भूपर्पट्टी और मेटल के बीच में है, दूसरा मेटल और क्रूड के बीच में, तो 2 इधर हो गया, अब बाकी इन तीनों में एक वो, है ना। तो कुल मिला कितना लाइन हो गया? 5 लाइन। ये 5 लाइन जो है ना, 5 अलग अलग भूवैज्ञानिक नाम दिए, तो उन 5 के नाम से अलग अलग नाम लाइन का नाम याद करना पड़ेगा आपको। देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो भूपर्पट्टी और मेटल, क्रस्ट और मेटल के बीच में जो सीमा बनाएगा, इस सीमा को बोला गया मोहे, क्योंकि मोहे नाम के भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया और उनके नाम से ही इसका नाम पड़ गया मोहे, है ना। पूरा नाम हो गया इसका मोहे असंबद्धता, मतलब कि मोहे डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसका नाम हो गया। सिर्फ आपको मोहे याद रखना है, बाकी तो नाम पकड़ ही लीजिएगा, मेन नाम तो यही ना, मोहे। ठीक है, मोहो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका है मेटल और कोर। मेटल और कोर के बीच में जो सीमा बनाया गया, इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये 2 याद कर लीजिए।
भूपर्पट्टी और मेटल, तो मोहो याद हुआ, मेटल और कोर गुटेनबर्ग, Mg, Mg, मोहो और गुटेनबर्ग। ये हो गया आपका वो तीनों के बीच का, मतलब भूपर्पट्टी, मेटल और क्रोड, ठीक है। Mg याद रखेगा, मोहो और गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग। अब इधर में आते हैं, तो भूपर्पट्टी को भी दो भाग में बटा गया, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। तो इसका निर्धारण किए थे कोनराड, किसने, कोनराड। तो कोनराड डिस्कंटिन्यूटी इसका नाम पड़ गया। ठीक उसी प्रकार मेटल में आएंगे तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल, ठीक है, इसका निर्धारण किए थे हम लोग रेप्टी, तो रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी नाम पड़ गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर, या बाहरी और आंतरिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको दिए थे लेहमैन, किसने, लेहमैन, तो इसका नाम पड़ गया लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अब यहां पर कैसे याद करेंगे, कोनराड है ना, रेप्टी और लेहमैन। पांचों को कुछ लिख दें, CMRG लिखते हैं हम, कोनराड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ठीक है। उसमें आपका ये दोनों था, मोहो और गुटेनबर्ग, वो भूपर्पट्टी का बाटा किया, जैसे आपका भूपर्पट्टी हो गया क्रस्ट, मेटल और कोर, है ना, क्रस्ट, मेटल और कोर। ये तीनों भूपर्पट्टी का बीच बीच का भाग है, लेहमैन, कोनराड, रेप्टी और लेहमैन। अच्छा इसको याद कर देते हैं ना, CMRG मैन। सी से कोनराड सबसे ऊपर है, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। नहीं याद हुआ, CMRG कोनराड, सी से कोनराड, कोनराड किसका हो गया, तो भूपर्पट्टी का दो भाग, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली, कोनराड हो गया। एम हो गया एम से हो गया मोहो, मोहो किसका हो गया, तो भूपर्पट्टी मतलब क्रस्ट और मेटल के बीच, क्रस्ट और मेटल, CM खत्म। आर से हो गया रेप्टे, रेप्टे हो गया आपका किसका किसका, मेटल का दो भाग, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। जी से हो गया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसका किसका हो गया, मेटल और कोर का। और लास्ट में आ गया मैन, मैन मतलब कि लेहमैन, लेहमैन किसका किसका, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर, बाहरी कोर, यही ना हो सकता है। चलिए अब आपको जैसे इसके अलावा भी अगर कोई तरीका हो याद करने का तो उस तरीके से आप याद कर सकती है, ठीक है। कोनराड, रेप्टी, लेहमैन, मोहो और गुटेनबर्ग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अच्छा अभी तक आप लोग आ ही रहे हैं, पानी तो भूपर्पट्टी में मिल जाएगा, नीचे तो लिक्विड के फॉर्म में है, सब चीज गर्म है। चलिए खैर आइए इधर, उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी बताए ना हम ये बात कि मोहो किसके बीच में है, तो भूपर्पट्टी और मेटल के बीच में। गुटेनबर्ग किसके बीच में आ गया, तो मेटल और कोर के बीच में। कोनराड तो भूपर्पट्टी का ऊपरी और निचली, ठीक है। रेप्टी मेटल का ऊपरी और निचली, और लेहमैन ऊपरी और निचली। ये हो गया CMRG मैन, कोनराड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। याद हो जाएगा, दो तीन बार देखिएगा। CMRG, सी से हो गया कोनराड, M से मोहो, R से रेप्टी, G से गुटेनबर्ग, अब मैन से तो लेहमैन। पांचों लाइन याद हो गया। चलिए ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड, क्रस्ट और मेटल के बीच का मोहो, ऊपरी मेटल निचली मेटल का रेप्टी, मेटल और क्रोड के बीच का गुटेनबर्ग, और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच की सीमा को लेहमैन, ठीक है। और देखिए अब इसके अलावा और क्या है नोट में,
कि एडवर्ड स्वेस, एक नाम आता है एडवर्ड स्वेस, भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा था। बात समझे? नाम किसका आता है? एडवर्ड स्वेस को, जिन्होंने जो आंतरिक संरचना था उसको रासायनिक संरचना के आधार पर कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। कौन कौन सा? सियाल, सिया, नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? कौन सा स्फीयर? लिथोस्फीयर। मेटल को बायोस्फीयर, पायरोस्फीयर। अच्छा, अब कोर को बेरियोस्फीयर। याद रखिएगा ये सब। चलिए अब 1 मिनट इधर से पर्सनल अटैक मारेंगे ना। अब चलिएगा, आप बताइएगा देवी, भूपर्पट्टी किसका बना है? कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको सातों विद्या नाश हो जाएगा। बोलिए, भूपर्पट्टी किसका बना हुआ है? खत्म कहानी। लास्ट बेंच, हाँ, तमराज किल्विस, शक्तिमान का गुंडा वही ना था। हाँ, अब हटा दिए टोपी। अब बताइएगा, भूपर्पट्टी किसका बना हुआ है? हमको क्या पता सर, कोई बना दिया होगा, है ना। हम तो अभी आके बैठवे किए, आप सवाल पूछ दिए। ठीक है, आइए इधर से आते हैं। शशि, भूपर्पट्टी किसका बना हुआ है? आए? सिलिका और एल्युमिनियम का। यही तो नाम है, सियाल, सीमा, नीफे, 3 को तो नाम है। सियाल, सिलिका, एल्युमिनियम। सियाल हो गया, सीमा हो गया और नीफे हो गया। सिलिका, एल्युमिनियम भूपर्पट्टी, ये मेटल, ये कोर। बस बात खत्म। अब ये भी नहीं याद कर पाइएगा। चलिए चलिए और पर्सनल अटैक मारते हैं। आप देगा, हाँ किनारे बैठी हैं आप, आप ही हाँ आप देगा, भूपर्पट्टी को और किस नाम जानते हैं? भूपर्पट्टी तो घरे का नाम हो गया, कॉलेज में नाम से कुछ और था। बताइए। देखिए लापरवाही का नतीजा। हम यहाँ खड़ा होकर बोलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, कान से निकलते जाएगा। 2-3 बार तो हम क्लासेज में पूछ लिए हैं जी, उसके बावजूद भी नहीं बता रहे। बताइए तो, आपके पड़ोसी, आप बताइएगा। आप ही पड़ोसी हैं? उनके पड़ोसी हूँ ना, है? ये तो क्वेश्चन आउट करते। चलिए इधर से, चांद, चांद नजर नहीं आ रहा है थोड़ा, मेरा चांद मुझे आया है नजर। चलिए चांद, आप देखिए बाबू कि कोर, कोर को और किस नाम से जानते हैं? खत्म हो गया का? कौन सा स्फीयर? बेरियोस्फीयर। हाँ जी, वाह वाह। चांद, चांद पढ़ते हैं तब, हमको नहीं लगा था कि पढ़ते हैं। कि लिख के रख लें जी कॉपी में। बहुत सारे लगे देखे कि हम पढ़ा रहे, कॉपिया में लिख के रख ले हैं, ना वो तो आ ही नहीं रही है शोभा। जैसे ही पूछेंगे फटाफट देख लो, ये बोला आंसर, ये बोला आंसर। खैर आइए यहाँ पर। तो आंतरिक संरचना का जो है उसको रासायनिक आधार पर 3 भाग बांटे। कौन? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, ये आपका 5 लाइन याद कर लीजिएगा। CMRG मैन, कोनराड, मोहो, रेप्टे, गुटेनबर्ग और लेहमैन, 5 ऊपर से लेकर नीचे तक है ना। गुटेनबर्ग और मोहो किसका किसका हो गया? इधर में भूपर्पट्टी और मेटल, मेटल और कोर। इधर हो गया कोनराड, रेप्टे और लेहमैन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल होगा आपके सामने पेश किया जा रहा होगा। धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस कितना मीटर पे?
32 मीटर है कि फीट है? मीटर था। अच्छा, कंफर्म। वाह। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आया ना? मेटल को। इसी का अन्य नाम क्या है? पायरो। ऐसो क्या बोलते हैं क्रस्ट को? लिथो। अकोर को? बेरियस्फीयर। एकदम नाम याद कर लेना है, लिथो, पायरो, बेरी। ठीक है। मेटल में निम्नलिखित में किन तत्वों की प्रधानता है? मेटल में तो सीमा हो गया ना, सिलिका और मैग्नीशियम। आगे आगे। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? स्वेस के द्वारा। लास्ट में था ना, एडवर्ड स्वेस। चलिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ, पहला में सीमा है, दूसरा में सियाल है, तीसरा में नीफे है। तो पहले सियाल आता है, मतलब कि सियाल पहले आएगा, फिर सीमा, फिर नीफे। 3 2 1 3, 2 1 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। अरेंज करने के लिए भी है ना, ध्यान देना। सियाल, सीमा, नीफे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। नीफे में न होगा निकेल और लोहा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्रोड किसका बना हुआ है? नीफे बोलते हैं ना, तो निकेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोहा दिखेगा, तो लोहा बोल देंगे। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम, क्योंकि यहाँ पर सियाल में सिलिका है ही नहीं, तो एल्युमिनियम आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मोह असंबंधता स्थित है। मोह क्रस्ट और मेटल के बीच। गुटेनबर्ग मेटल और कोर के बीच। मेटल और कोर कहाँ गया? मेटल